आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट पर मिलियन का सूत्र बताइए। ये पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम कहते हैं इसको, पीपीएम है ना। पीपीएम को हमें मालूम भी है कि पीपीएम होता क्या है, जिसके नाम से ही पता लग रहा है। यानी कि पार्ट्स देखने हमने, 1 मिलियन में कितने पार्ट्स है ना। 1 मिलियन में विलेय के कितने पार्ट्स हैं, वो क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है। ठीक है ना। और उसका जो सूत्र होगा ये होगा, पीपीएम का जो फॉर्मूला होगा पार्ट्स प्रति मिलियन, का मतलब ये हो गया अवयव के भागों की संख्या। जो अवयव हमारे पास है, अवयव में यहां विलेय भी ले सकते हैं, कोई भी विलेय होगा तो विलेय के भागों की संख्या, और बट्टे में क्या आ जाएगा, बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों का कुल भागों की संख्या। और यहां देखो ये 10⁶ मीन्स 1 मिलियन हो गया, है ना। 1 मिलियन में, 1 मिलियन बिलियन में कितने भाग विलेय के हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन कहलाता है। उसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन कह सकते हैं। तो यहां पर ये आ जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये फॉर्मूला लिखना था, है ना। इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, लेकिन इसमें समझने वाली चीज भी नहीं, ये आपको याद भी करना पड़ेगा बेटा। देखो बेटा, उसमें उसके बाद है चालकत्व तथा चालकता का यसाई मात्रक। एक तुम्हारे पास क्या है, चालकत्व है, ठीक है ना। ये कंडक्टेंस होता है बेटा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। और दूसरा होता है चालकता का एसआई मात्रक, कंडक्टिविटी का मात्रक। तो यदि हम चालकत्व का मात्रक देखेंगे, चालकत्व को दिखाते हैं जी से 1/r, यानी कि किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को। अब यहां पर हम परिभाषा भी इससे लिख सकते हैं। देखो परिभाषा यदि लिखी नहीं होगी तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या बोलते हैं, चालकत्व कहते हैं, ठीक है ना। और इसका जो हमारे पास मात्रक होता है वो सीमेंस होता है, सीमेंस, एस, कैपिटल एस लिख सकते हैं, है ना। या जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम का इनवर्स लिखा सकते हैं, इसको हम ओम पढ़ते हैं बेटा, ओम। ये क्या हो गया, ओम। तो ओम इनवर्स हमारे पास आ सकता है। तो चालकत्व तो क्या हो गया, 1/r, यानी कि किसका, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम चालकत्व कहते हैं। और इसका मात्रक क्या होगा, सीमेंस या प्रति ओम। उसके बाद दूसरा है चालकता। चालकता होता है बेटा कंडक्टिविटी, ये कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। अब इसको देखो, इसको जी से दिखाते हैं चालकत्व को, और चालकता को दिखाते हैं कप्पा से, है ना। ये कप्पा भी है ना। और ये होता है बेटा, देखो यहां पर होगा, ये आता 1/ρ, विशिष्ट चालकता, है ना। विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को ही हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को। तो यहां पर क्या होगा, सीमेंस या ओम मीटर, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, इस प्रकार से हमारे पास। तो इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, इनके मात्रक, एसआई मात्रक पूछे गए। तो ये तो इससे संबंधित था। आगे चलते हैं बेटा, देखो ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है। ये लिखा हुआ है यहां पर, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड का सूत्र लिखे। अब हमारे पास देखिए यहाँ पर तो मैंने सीधे फॉर्मूला लिख लिया, है ना। यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिख लिया, तो इस लिखा कैसे जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं इससे। पहले हम देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेशियम, ठीक है ना। पोटेशियम को यदि हम देखेंगे तो पोटेशियम कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, पोटेशियम, है ना। अब मैं पूरी चीजें बताऊं कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट, इन सब का उपयोग है बेटा, क्रोमेट थर्ड। तो देखो पोटेशियम को तो हम के लिख लेंगे, अभी हमें कुछ नहीं करना है इसमें, है ना। के लिखा केवल, अभी K3 कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, है ना। हमने एक पोटेशियम को के लिख लिया। अब ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि पोटेशियम बाहर होगा, है ना, ट्राई ऑक्सिलेटो, इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो होता है C2O4, और इस ट्राई है तो हमें क्या करना है, C2O4 को 3 टाइम्स करना है,
ट्राइऑक्सिलेटो। और क्रोमेट देखो, क्रोमियम भी हमें पता है, क्रोमियम कैसे होगा, क्रोमियम देखो क्रोमेट क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले क्या है, केटायन लगा हुआ, इसलिए इसका नाम क्रोमेटो आ गया। इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई कि ये ऐसा लिखा दे। लेकिन K3 कैसा है ना, क्रोमेटो। अब यहां देखो बेटा थर्ड है, यहां हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ इसकी संख्या कितनी होनी है, हमें अभी पता करना होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर देखा कि क्रोमियम को हम एक्स मान लेते हैं, हमें ये पता है कि एक ऑक्सीलेटो आयन पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो 3 पे कितने होंगे, एक ऑक्सीलेटो जो अंदर लिखा हुआ है C2O4 पे 2 माइनस चार्ज होते हैं, ये याद रखना आपको, है ना, 2 माइनस चार्ज। क्योंकि ऑक्जेलिक अम्ल होता है ना ऐसा, ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। तो ऑक्जेलिक अम्ल कैसे होता है, इस टाइप से होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी विशेषता होती है बेटा, दो क्या करता है, 2H+ आयन को त्याग सकता है, इसलिए 2 माइनस चार्ज आएंगे, देखो 2 माइनस चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे, मान लीजिए हमें इसका यहाँ पता नहीं, हमें मालूम है 1 है, अभी तो 1 है इसमें, है ना, और बराबर कितना आना चाहिए, थर्ड, ये 3 आना चाहिए। तो कब आएगा 3, ये 3 कब आएगा, हमें 3 निकालना है। तो कैसे आएगा, देखो यहां पर देखेंगे तो x-6 और यहाँ क्या आ गया, देखो +1, ये 3 आगे कैसे हो सकता है, 3 तब हो सकता है बेटा, यहाँ बराबर 3 कब आ सकता है, जब हम क्या करेंगे, इसमें 3 का गुणा करेंगे। देखो माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 हो जाएंगे, यानी +3 और +x = -6। अब देखो 3 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, तो क्या बचेगा, x-3 बचेगा, तो बराबर 3 आएगा, प्लस के 3 आएंगे, x उधर जाएगा तो प्लस। इसका मतलब जो k है वो 3 है। तब हमें जाकर के इस फॉर्मूले को, अन्य भी फॉर्मूले हम निकाल सकते हैं, अन्य चीजों को भी निकाल सकते हैं। तो पहला काम तो हमें ये ध्यान रखना है, किस प्रकार से हम इस फॉर्मूले, किसी नाम से हम फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, किसी नाम से फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछे जाने लगा है, 1-2 साल से ज्यादा पूछे जाने लग गए, प्रत्येक टेस्ट में लगभग पूछे जा रहे हैं, है ना। हम नाम, इनके नाम दे रहे हैं और फिर इसके बाद इनको पूछ रहे हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा। एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ और होगा, बोर्ड के एग्जाम में कहीं पूछा हुआ हो। नाम से फॉर्मूला बनाना है, नाम से क्या बनाना, फॉर्मूला, ठीक है। चलो लिख दो बेटा, इसमें लिखना है आपको, नाम से हमें फॉर्मूला कैसे बन सकता है। तो पहले नाम लिख लेते हैं, ये है पोटेशियम, पोटेशियम, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं तो होता है कि नहीं। पोटेशियम, हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, फेरेट टा है बेटा, है ना, फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट, है ना। और सेकंड, यहाँ पर हम सेकंड कर देंगे। इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, तो कैसे बन पाएगा, बनाओ। तो आपको बनाने की कोशिश करनी, जहां तक भी बनता है, ऐसा नहीं कि पूरा बना है, जहां तक भी बनता है आपको वहां तक बता देना, ताकि मुझे पता लग जाए कि आपको कहां तक आ पा रहा है। थोड़ा जल्दी बनाओ बेटा, है ना।
हो गया? किसी ने बनाया? जहां तक भी बनाया हो कोई दिक्कत नहीं, बोलो। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कैसे बनना है। देखो हेक्सासाइनो, कोई बताना चाह रहा है? यह मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है बेटा मुझे, है ना? थोड़ी सी गड़बड़ी हो रखी है इसमें। हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो का मतलब हो गया हमें यहाँ लिगेंड से शुरू करना है। तो हेक्सासाइनो क्या होता है वैसे यहाँ पे ध्यान रखना है, इसमें मालूम कितने होंगे कोऑर्डिनेशन, इसकी उपसंयोजन संख्या कितनी होगी? 6 होगी, क्योंकि इसमें 2 माइनस चार्ज है ना, तो 2 माइनस चार्ज का 3 दूना 6 होता है। ऐसे में कोऑर्डिनेशन नंबर दूसरे ढंग से चेक करते हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना? यहाँ देखो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो का मतलब साइनाइड का 6 हो। फेरेट को एफी लिख सकते हैं, एफी आयरन से संबंधित फेरेट भी एफी का नाम होता है। इतना तो हमें आ गया। अब हमें चाहिए पोटेशियम, पोटेशियम भी हमें पता है, लेकिन इसकी संख्या हमें मालूम होनी चाहिए। तो संख्या कैसे निकालेंगे? देखो इसका आना चाहिए आंसर 6, तो 6 कैसे आएगा? देखो सॉरी सेकंड, इन टोटल मिला करके 2 आना चाहिए, यहाँ +2 आना चाहिए। तो +2 कैसे आएगा? देखो यहाँ पर हमने क्या करना है, -1 होता है, इंटू कितने का गुणा होगा? 6 का गुणा होगा। इसको हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, है ना? x मान लेंगे। इसको क्या करेंगे? इसको +1 ही मान लेते हैं। अब इसकी संख्या हमें मालूम नहीं कितनी है ना, +1 तो है लेकिन कितना होगा? देखो यहाँ पर होगा x - 6, ठीक है, और यहाँ है +1। अब इसके साथ कितने का गुणा करें ताकि +2 बचे यहाँ? तो देखो बेटे 6 है, माइनस के है, यहाँ 1 प्लस का है, तो 5 ही होगा। तो हमें इसे एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पर 4 लिखते हैं, तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तब देखो 4 में से 6 में से 4 चले जाएंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, तो यहाँ पर x - 2 बचेगा बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? +2 है, +2। जब हम 4 यहाँ पर रख रहे हैं तो तब क्या हो रहा है? +2 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? K4 होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या आएगा? K4 क्या आएगा? K4 FeCN का होल 6। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन दो, ध्यान ये रखना है इनके आईपीसी नेम भी आपको मालूम होने चाहिए, इनको हमें इस टाइप से भी सीखना है। एक और देता हूं, है ना? चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पोटेशियम, ये हमें संख्या केवल थोड़ा सा संख्या, पोटेशियम की संख्या ही ज्ञात करना थोड़ा कठिन हो रहा है। पोटेशियम और हेक्साफ्लोरिडो, हेक्साफ्लोरिडो, है ना? और थर्ड नहीं, हेक्साफ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड, कोबाल्टेट थर्ड, ये हमें निकाल, इसका निकाल कितना आना चाहिए? ये पेपर के साथ साथ हम अन्य चीजों को भी पढ़ रहे हैं, है ना? इन चीजों की कौन सी चीजें इस पेपर में इंपॉर्टेंट थी उसका आगे भी पढ़ रहे हैं। उससे और संबंधित कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो गया बेटा? बहुत सारा लैब तो आ जाना चाहिए। देखो यहाँ पर सिंपल है, हेक्साफ्लोरिडो, फ्लोरिडो कब होता है? फ्लोरीन को, जो फ्लोराइड को हम फ्लोरिडो कहते हैं जब माइनस चार्जेज होता है और लिगेंड्स होता है।
तो हेक्साफ्लोरिडो का मतलब हो गया F6, है ना। और क्या है, कोबाल्टेट, कोबाल्ट होता है तो कोबाल्ट को हम क्या लिखेंगे, Cu। कोबाल्टेट, कोबाल्टेट का मतलब इससे पहले क्या लगा है, पोटेशियम लगा हुआ है। बस अब हमें पोटेशियम की संख्या निकालनी है। पोटेशियम की संख्या इससे निकलेगी, देखो जो थर्ड लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमें चाहिए 3 आना चाहिए इनका सॉल्व करने के बाद। तो ये -6 हो गया, -1 होता है ना इसका फ्लोरीन का, इंटू 6 कर देंगे, इसको x मान लेंगे कोबाल्ट को, ठीक है ना, इसको फिर +1 मान लेंगे, तो कितना आएगा देखो। अब ये होगा x माइनस, ये तो 6 हो गया, और ये कितना हो गया +1। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 3, 3 यहाँ होना चाहिए इसको, है ना, इस तरह की तरफ 3 होना चाहिए। 3 कैसे आएगा, जब हम इसको 3 करेंगे, 3 देखो +3 +x और -6, देखो ये माइनस के सीन, तो क्या बचेगा x माइनस 3 बचेगा, तो तभी तो 3 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, पोटेशियम 3 होगा, ये थी बस सिंपल चीज है। हमें पोटेशियम की संख्या ही ज्ञात करनी होती है कि कितना होगा पोटेशियम, या इसकी जगह पर कोई और भी हो सकता है, ठीक है बेटा। इस प्रकार से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन हमने कल बात की थी। देखो जल में विलेय एक विटामिन का नाम बताइए, तो हमने दोनों विटामिन लिख लिए, है ना। जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं बेटा, वो बी और सी होते हैं। बी जल में घुल जाता है और सी भी जल में घुल जाता है ना। इससे संबंधित देखो, जो हमारे पास वसा में कौन से घुलते हैं, ये तो जल में घुलने वाले हैं, वसा में कौन घुलेगा, कोई बता सकता है, इसको याद रखिए, ADE के ये वसा में घुलते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये किस में घुलते हैं, वसा में। विटामिन बी हमने कौन कौन से पढ़े बेटा, विटामिन बी का रासायनिक नाम हमने देखा, विटामिन बी में B1 है, B2 है, B3 है, B4 है ना, B6 है और B12 है, ये हमने पढ़े। विटामिन B12 का नाम क्या है, मैं सीधे विटामिन B12 पे क्यों आता हूं, क्यों आता मैं विटामिन B12 पे, अधिकांश विटामिन B12 पे देखता हूँ, बस इसमें थायमिन कहते हैं इसको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है नहीं। विटामिन B12 का नाम क्या है, बस इसका नाम है साइनोकोबाल्मिन या कोबाल्मिन। हाँ राइट, कुछ बोल रहे थे बेटा आप, सर कोबाल्मिन। हाँ इसको कोबाल्मिन कहते हैं ना, और पूरा नाम पूरा भी कह सकते हैं साइनोकोबाल्मिन। इसमें कोबाल्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है ना, विटामिन बी। इसके अलग अलग नाम है, नियासिन, थायमीन, अलग अलग नाम है ना। यहाँ पर विटामिन सी का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। बिल्कुल एस्कॉर्बिक एसिड। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी किस में पाया जाता है, ये पूछा जाता है ना। बहुत सिंपल चीजें, नींबू में, खट्टे पदार्थों में, जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन सी। इनमें हमें ये देखना, विटामिन B1 का नाम क्या है, B2 का नाम क्या है, B3 का नाम क्या है, B4 का नाम क्या है। लेकिन विटामिन B1 B2 तो याद कर लीजिएगा, और विटामिन B6 का नाम है ना। तो क्या है, तो इनके नाम लिखने, और क्या है, जल में घुलते हैं। विटामिन बी और सी हमारे शरीर में संचित रह जाते हैं, जल में घुल जाते हैं, और जल में घुलने से क्या हो जाते हैं, ये हमारे शरीर में ज्यादा देर नहीं रुकते, इसलिए इनकी कमी होना स्वाभाविक होता है। इसलिए विटामिन सी और विटामिन बी रेगुलर थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए, है ना। तो ये दो जल में घुलने वाले विटामिन है, विटामिन बी और सी। एक क्वेश्चन ये है बेटा, तो इस क्वेश्चन क्या है, ये कहता है कि 450 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन में 5 ग्राम NaOH घोला गया, ठीक है ना। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलियन बनाया गया और 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है। 5 ग्राम तो NaOH है, और विलियन बना सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही, क्योंकि उसमें इसका मतलब पानी घुला हुआ है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियन में जो है 5 ग्राम NaOH घुला हुआ है, और विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें मोलरता ज्ञात करनी, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखो मोलरता बराबर, देखो हमेशा ध्यान रखना, मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। दो चीजें, विलेय के मोल
बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो विलेय के मोल कैसे निकालते हैं? जब भी हमें विलेय के मोल निकालने हो, मान लीजिए विलेय के मोल निकालने, ये है हमारे पास विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल कैसे निकाले जाते हैं? विलेय के मोल निकाले जाते हैं विलेय का अणुभार बटे क्या लिखा जाता है? विलेय की ग्राम में मात्रा और बटे विलेय का अणुभार। तब हमारे पास क्या आ जाएगा? विलेय का अणुभार। वैसे ध्यान रखें, देखो जब हमें विलेय के मोलों की संख्या निकाल, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे उसका अणुभार निकाल दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा विलेय की। और हमारे पास दोनों चीजें मौजूद है। देखो विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी देर की? विलेय की ग्राम में मात्रा 5 ग्राम दे रखी है। और उसका अणुभार हम कैसे निकाल लेंगे? विलेय का अणुभार निकाल सकते हैं। NaOH का अणुभार कैसे निकाला जाता है? Na सोडियम का अणुभार कितना होता है बेटा? किसी को मालूम हो तो बताओ। परमाणु क्रमांक होता है इसका 11, तो 11 का दुगुना के लगभग होता है, यानी कि 11 दूनी 22 और 1 23 होता है ना। और इसका कितना होगा? ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 परमाणु क्रमांक होता है, तो 16 है ना। हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला के कितना हुआ? देखो ना, 7 और 3 10 का 0, हासिल 1 हो गया, 2 और 2 4, कितना हो गया? NaOH का अणुभार कितना हो गया? 40। इसका अणुभार 40 हो गया। अब हमने 40 निकाल दिया, और इसकी ग्राम में मात्रा कितनी दे रखी? ये दे रखी 5 ग्राम, 5 बटे 40 हो गया। ये हमने निकाल लिया, ये बराबर कितना है? 5 बटे 40। अब विलेय का देखो, विलयन का आयतन लीटर में दे रखा है। ये किस में दे रखा है? विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है। तो हम विलयन का आयतन लीटर में कैसे लिखेंगे? लीटर में कैसे होगा? लीटर में हम विलयन का आयतन निकाल सकते हैं। विलयन का आयतन लीटर में कैसे? मिलीलीटर में 1000 का भाग दे देंगे, 450 है ना, 450 बटे 1000 कर देंगे, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये दोनों मान यहाँ रख लो, है ना। तो मोलरता बराबर क्या आएगा? मोलरता इज इक्वल टू हमारे पास आएगा विलेय की ग्राम में मात्रा, तो ये हमने निकाल दिया 5 बटे 40, 5 के बटे में 40, है ना। इस होल के बटे में लीटर, देखो ये कितना आ गया? 450 है मिलीलीटर, इसको हम 1000 से भाग दे देंगे, है ना। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा, जो सबसे नीचे है उसको सबसे ऊपर के साथ गुणा कर देंगे, और बीच वाले, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 बटे 40, और इसको उल्टा कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 1000 बटे 450। जब ऐसी कंडीशन हो तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। बस हम जीरो बाकी काटना, देखो एक जीरो नीचे है, एक जीरो ऊपर, कैंसिल, एक जीरो नीचे है, इसको एक जीरो ऊपर, कैंसिल, है ना। देखो 9 से ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा? 9 5 45, है ना। तो कितना हुआ? ऊपर बचा 10, और कितना बचा? 4 गुणा गया 9, है ना। 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, तो कितना है? 5 बटे 18। ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका भाग दे दो, तब भी हमारे पास आंसर आ सकता है ना। 18 का भाग हमने कितने में देना? 5 में देना, तो जा सकता है। 18 दूनी 36, दशमलव लगा के लगभग अप्रोक्सीमेट हमारे पास क्या होगा? 0.02 मोल होगा। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सिंपल वे में हम इनको यहाँ पे भी काट सकते हैं बेटा, 8 5 40, 1 बटे 8 हो सकता है ना। और ये 450 से 0 कट जाएगा, और 9 5 45 और 20 5 100, ऐसे भी काट सकते हैं, है ना। उसको काट करके छोटा बना सकते हैं, लगभग 0.02, यानी कि 36, और बाकी आगे भी जाएगा तो उसको हम लिख सकते हैं आगे भी, है ना। तो उसको आप सॉल्व कर लेंगे। एक ही है बेटा हमारे पास क्वेश्चन, ये दिया हुआ है। ये कहता है एक धातुई तार में जो धारा है, धारा दे रखी 0.5 एम्पियर, ठीक है ना। धारा को हम आई से दिखाते हैं, और 2 घंटे तक प्रवाहित होती है। टी इज इक्वल टू कितना देखा? 2 आवर। 2 आवर को हम क्या कर सकते हैं? सेकंड में कन्वर्ट सकते हैं। 2 गुणा 60, 2 गुणा के 60 बराबर क्या होगा? ये मिनट में जाएगा, और यदि हम 60 का और गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा? सेकंड में जाएगा। तो 6 जगह 3600 हो जाएगा, 3600 गुणा के 2, और 36 दूनी 72,
ये 72 हो जाएगा, 7200 सेकेंड हो जाएगा, है ना। ये हमारे पास टी आ गया। तो क्यू हम निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई कितना है, आई दे रखा है 0.5, इंटू कितना है 7200, इन दोनों का गुणा करो बेटा। देखो पॉइंट हटाने के लिए हमें एक जीरो कैंसिल करनी पड़ेगी, तो हमारे पास 5 गुणा गया 720 हो गया, ठीक है ना। पॉइंट हमारा हट गया। अब देखो 5 दूना 10, हासिल एक हो गया, 7 5 35 और 1 36, है ना। ये 3600 गुलाम हमारे पास आवेश हो जाए। गलत तो नहीं हो गया, 72 गुणा 5, 5 दूना 10 चलिए, और 7 5 35 और 1 36, ठीक है, 3600 से, ठीक है ना, गुलाम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, देखो यहाँ पर हमें क्या निकालना होता है, यहाँ पर निकालना होगा, ये कह रहा है ना, देखो प्रवाहित करने पर तार में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं, तो n इज इक्वल टू निकालना है, n मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का आवेश हमें पता है, तो q कितना दे रखा है, q अपॉन e, जो आवेश होगा इलेक्ट्रॉन पर वो हमें लिखना है, कितना होता है आवेश, जल्दी बताओ, कोई बताएगा इस पर आवेश कितना होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, बताओ, कोई बताएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, कोई बच्चा बता दो। किसी को नहीं मालूम, कोई बच्चा बता दो। तू गड़बड़, इलेक्ट्रॉन पर आवेश तो आना चाहिए 1 पॉइंट बोलो, 1.6 गुणते 10 की घात माइनस 19, गुड, ठीक है ना। यहाँ पर कितना होगा बेटा, देखो ये हम क्या करेंगे, ये 3600 होगा, और 3600 में क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, बस आपको क्या करना है, इसका भाग इसमें दे देना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जा सकती है, बाकी आप सॉल्यूशन कर लें, ठीक है। ये कोलराउस का नियम है बेटा, इसको हम कल बताएंगे।